वेलकम टू टॉपर स्टडी पॉइंट एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि अर्थशास्त्र का। इसके कल के पेपर के लिए यानी कि 3 तारीख को कल आपका इकोनॉमिक्स का जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, 3 अक्टूबर को ये होने वाला है। ठीक है, तो आपके कल के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों, और ये सैंपल पेपर आपको कल के आपके इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के एग्जाम में डेफिनेटली बच्चों बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हर साल मिड टर्म के एग्जाम में आते हैं। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनती बच्चों कि कल के आपके मिड टर्म के एग्जाम में इस सैंपल पेपर से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवाऊंगा। ठीक है, बेसिकली वैसे मुझे टाइम मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस चल रहे थे अभी, नहीं तो मैं आपको कम से कम 2 से 3 सैंपल पेपर करवा देता तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन ये जो है हमारा ये वीडियो आपके सैंपल पेपर नंबर 1 इसी के पार्ट 2 की वीडियो होने वाली है। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें हमने खंड आ यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का इसको ऑलरेडी समझा हुआ है। तो पार्ट 1 नहीं देखा अगर आपने तो आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप कहीं से भी जाके इसको जरूर से देख लेना। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को आपके क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर करना बच्चों। ठीक है, चलो एक बार पेपर के पैटर्न वगैरह पे ध्यान देते हैं। तो चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का आएगा। पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आपको इसके जो सामान्य निर्देश हैं, जिसे हम इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ये पढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के पेपर में आपके 2 खंड होने वाले हैं। सबसे पहला खंड आ रहेगा जो कि होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का 40 मार्क्स का, और खंड बा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 40 मार्क्स का। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, तो इस प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे 1-1 अंक के, यानी कि 10 एमसीक्यू आपके सेक्शन ए में रहेंगे, 10 एमसीक्यू सेक्शन बी में रहेंगे। फिर 4 होंगे लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 नंबर के, जिनका आंसर आपको 60 से 80 शब्दों में देना है, यानी कि 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में। फिर इस प्रश्न पत्र में 6 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि आपके 4 अंक के होंगे, जिनका उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में। ओके, उसके बाद प्रश्न पत्र में 6-6 अंकों के आपके 4 दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है, यानी कि 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 6 नंबर के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में। तो ये टाइप है आपके क्वेश्चंस का, जो कि हर एक पार्ट में आपका डिवाइड है। तो ये जो है ना आपका ये वाला पार्ट सेक्शन ए, इसको मैं पार्ट 1 में समझा चुका हूं आपको, तो पार्ट 1 की वीडियो देख लेना। ये जो बाकी का रह गया हमारा, इसको आज हम देखने वाले हैं। ओके, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं वो पेपर के पैटर्न को यहाँ से देख लें, क्योंकि हम पेपर जो है ना आपको हिंदी में भी समझाएंगे और जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मैं इंग्लिश में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा, सेकंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रहेगा, 20 एमसीक्यू होंगे, 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 आपके जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पेपर का पैटर्न रहने वाला है बच्चों। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, जो हमारी पहली बुक है। ओके, ये जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा रखे, कुछ हमारे मैथ वाले क्वेश्चन भी थे, उनको भी आपको मैंने समझा रखा अच्छे से, मिलान वगैरह वाले भी थे। ठीक, और भी दिखाता हूँ, जैसे ये देखो मैथ का क्वेश्चन था, इसको भी समझा रखा है मैंने आपको अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा खंड बा है यानी कि सेक्शन बी वो शुरू हो गया है, जिसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये वाली हमारी जो बुक है इसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरुआत के हमारे जो 10 एमसीक्यू हैं बच्चों, वो रहेंगे शुरुआत के 10 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में अथवा भी है, तो यानी कि 12-13 एमसीक्यू होंगे। ओके, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू का आंसर अपने मन ही मन सोचते चलिएगा कि आपके हिसाब से क्या होगा, तो इससे आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार नीति का सुधार नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफॉर्म ऑफ आवर ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, तो जब आप किसी कंट्री से ट्रेड करना चाहो या अपने देश की जो जीडीपी है इसको इंक्रीज करना चाहो, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है कि आप जो है ना किसी और कंट्री से इंपोर्ट ना करें अपने देश में ज्यादातर, क्योंकि इंपोर्ट पे ज्यादा खर्चा होता है, आपका पैसा भी ज्यादा जाता है। तो इसीलिए आयात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना ये व्यापार नीति का सुधार नहीं है, क्योंकि अगर हम आयात को बढ़ाएंगे, अगर हम इंपोर्ट को बढ़ाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी वैसे ही कम पड़ेगी। इंपोर्ट हम क्यों करते हैं? जब हमारे देश में किसी चीज की कमी पड़ जाए, ठीक है ना, तभी हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो है ना प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू इंक्रीज इंपोर्ट्स, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये सुधार नहीं है। बाकी अब 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि व्यापार नीति के सुधार बताइए, तो पहला आप क्या बताएंगे कि आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को हटाना, ठीक है। दूसरा, आयात तथा निर्यात प्रशुल्कों को हटाना, ये भी ठीक है। और तीसरा, आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध होना, ये भी ठीक है। ओके, तो ये 3 आप लिख देंगे, मिल जाएंगे आपको आराम से। 2 नंबर तो मिल जाएंगे, 1-2 और लिख देना। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 19। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। किस संस्थान ने योजना आयोग की जगह ली? तो उस संस्थान का क्या नाम था बच्चों? नीति आयोग। किसने ली है? नीति आयोग ने। अब नीति आयोग के बारे में ही अगला क्वेश्चन है अथवा में है आपका कि नीति का पूर्ण रूप क्या है। तो नीति का जो पूर्ण रूप है बच्चों वो क्या है? देखो, नीति का अगर फुल फॉर्म निकालोगे आप तो सबसे पहले तो आएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो यानी कि ये रहा बी वाला, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये वाला आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो आपका ये बी वाला होगा। इसी तरीके से इंग्लिश में देख लें, विच इंस्टीट्यूशन रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन? तो नीति आयोग या नीति इंस्टीट्यूशन। एंड द फुल फॉर्म ऑफ नीति इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशन इन दोनों में कंफ्यूजन होती है, तो याद रखना इंस्टीट्यूशन है बेसिकली। ओके, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी एक अथवा दिया गया है, कृषि और ग्रामीण विकास, इसके लिए सुख सुविधा उपलब्ध कराने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? बेसिकली सुख नहीं, साख है। ठीक है, क्या है? साख सुविधा उपलब्ध कराने की जो सर्वोच्च संस्था है ये कौन सी है? तो इसके बारे में जहां तक मुझे लगता है हर बच्चे को पता होगा। वो कौन सी है बच्चों जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए साख उपलब्ध करवाती है? नाबार्ड। क्या नाम है? नाबार्ड। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन और मैंने ऐड कर लिया कि कृषि और ग्रामीण विकास का जो राष्ट्रीय बैंक है बच्चों नाबार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना नाबार्ड की कब हुई है बच्चों? फटाफट से बताओ, 81, 84 या 86 या 82? सोचो फटाफट से, किस ईयर में हुई है? देखते हैं किस बच्चे को पता है। वेरी गुड, ठीक है, जो आपका ये डी वाला है 1982 ये हो जाएगा। तो विच इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट? तो वो है नाबार्ड। एंड नाबार्ड बना कब? तो 1982। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन एक ये है कि आर्थिक सुधार के नए मॉडल को हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं। जैसे हमने वैश्वीकरण वगैरह अपनाया है ना, तो उसी में एक मॉडल है एलपीजी मॉडल। ठीक है, कारण इस मतलब दूसरा कथन है, इस मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष तीव्रतर विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। बिल्कुल सही बात है। तो एलपीजी मॉडल है क्या, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य ये क्या है, ये भी आपको पता चल गया। तो ये दोनों बातें सही भी हैं, यानी कि कथन 1 और 2 ये दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे, स्टेटमेंट 1, द न्यू मॉडल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द एलपीजी मॉडल। Second statement, the primary objective of this model is to establish the Indian economy as a rapidly developing economy in front of the big economies of the world। तो आपका एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मिलान करना है, और मिलान करने के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बता रखी है कि जो चीज आपको आती है आप उसको देख लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये है योजना आयोग के अध्यक्ष। तो चौथे का बी देखते हैं किस में दे रखा है। ओहो, इस बार खेल गए हैं, 3 में दे रखा है चौथे का भी। चलो कोई बात नहीं, अब हम एक और देखते हैं जो आपको आता हो। जैसे कि मेरे हिसाब से आपको पता होगा HYB बीज। ठीक है, ये बीज कैसे होते हैं बच्चों?
ये बेसिकली ऐसे बीज होते हैं जो अधिक अनुपात में उत्पादन देते हैं। ठीक है, तो तीसरे का ए किसमें है, ये देखो, ये रहा तीसरे का ए है, यहाँ पे भी आ गया। अरे वाह, फिर कठिन कर दिया इन्होंने, चलिए कोई बात नहीं। अब देखते हैं बच्चों भूमि सुधार। तो भूमि सुधार क्या है बच्चों, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार बेसिकली ये है उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार को कहते हैं। ओके, और फिर सबसे आखिरी आता है सहायकी। अब सहायकी क्या है बच्चों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को सरकार के द्वारा प्रदान किया गया मौद्रिक लाभ सहायकी कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों आपका जो ए वाला है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी का इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखेंगे तो पहले का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सेकंड का आपका सी हो जाएगा, और थर्ड का ए हो जाएगा, फोर्थ का आपका बी हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। तो सबसे पहली बात, भारत की पहली और नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी, 1981 से 1919 तक भारत की जनांकिकीय दशा को जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण में रखा जाता है। अब प्रथम चरण में क्यों रखा जाता है, क्योंकि 1 सेकेंड, ये नहीं 1881 बेसिकली, 1900 नहीं, ये 1881 है। तो 1881 से 1919 तक ये जो टाइम पीरियड था, इस समय जो जनसंख्या की स्थिति रही थी, इसे जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण में क्यों रखा जाता है, क्योंकि इस समय मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी और जनसंख्या कम हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस टाइम पे, है ना। तो भारतीय सैनिक भी इसमें शामिल थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी इसीलिए। उसके बाद 1921 को जनसंख्या महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें ये बताई गई हैं हमें सब सही हैं, तो ऑप्शन जो बी होगा ये राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को इंग्लिश में देख लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, इसके द्वारा दीर्घ काल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा और अनुभव में वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो किस चीज के द्वारा एक लंबे समय तक देश के लोगों की योग्यता में, उनके कौशल में, उनकी शिक्षा में, उनके अनुभव में वृद्धि की जाती है। तो बेसिकली आपने ना होम साइंस में या फिर फिजिकल में पढ़ा होगा कि योग्यता, कौशल, शिक्षा, अनुभव ये क्या है, ये मानव संसाधन है, यानी कि मानव पूंजी निर्माण के द्वारा। तो मानव पूंजी निर्माण के द्वारा लंबे समय तक ये सब किया जा सकता है। ओके, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनांकिकीय स्थिति दर्शाती है, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय भारत की जनांकिकीय स्थिति कैसी थी, तो आप सभी को पता होगा। विभाजन के दौरान बहुत ही ज्यादा, तकरीबन 80 लाख के आसपास लोगों को बेसिकली इधर जाना पड़ा। ये तो खैर किताबी है, बाकी गए तो करोड़ों थे। ठीक है, और मारकाट वगैरह बहुत हुई थी। तो इस समय क्या हुआ था बच्चों, उच्च मृत्यु दर देखी गई। क्या हुआ, उच्च मृत्यु दर। द डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ द इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस हाई मोर्टेलिटी रेट। क्वेश्चन नंबर 26, अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयात प्रतिस्थापना की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा गया। बिल्कुल सही बात है। जब भारत आजाद हो गया तो भारत ने क्या किया, अपनी जो इकोनॉमी थी उसको बेसिकली पूरे विश्व के लिए बंद कर दिया। ठीक है, आयात प्रतिस्थापन नीति अपना ली और अंतर्मुखी व्यापार नीति को अपनाया, फिर कहा गया कि हम केवल देश में ही ट्रेड करेंगे। कारण, इसके तहत आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति से। मतलब कि ये इन्होंने आयात प्रतिस्थापन नीति क्यों अपनाई, क्योंकि ये अपने घरेलू जो उत्पादन थे इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रेड करना चाहते थे। ठीक है, तो यानी कि सही है, तो आपका ये हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी है। तो इसी तरीके से हो जाएगा, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब यहाँ पे एक और हमारा अभिकथन कारण है। अभिकथन कहता है, कृषि विपणन में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो फसल के संग्रहण, प्रसंस्करण, वर्गीकरण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित होते हैं। सही बात है, कृषि विपणन की प्रक्रियाओं में इन सभी को शामिल किया जाता है।
तो वैसे तो ये अविकथन कारण बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो एक ही सेंटेंस हो गया है ना। तो चलिए कोई नहीं, वैसे तो आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ओके चलो, अब हम बात करेंगे बच्चों 3 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो शुरुआत के 2 क्वेश्चन हमारे 3 नंबर के होंगे। तो पहला क्वेश्चन यानी कि 28 क्या कहता है, एक अर्थशास्त्र विद्यार्थी होने के नाते आपको मानव विकास में शिक्षा की भूमिका का ज्ञान होना चाहिए, वर्णन कीजिए। यानी कि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो इस नाते मानव विकास में शिक्षा की जो भूमिका है ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो भाई बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे, देखो शिक्षा लोगों की उत्पादकता और सृजनात्मकता को बढ़ाती है। जब हमें किसी भी प्रोडक्शन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अनदर क्रिएटिविटी करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। जब हमारे पास एजुकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे देश के लिए। शिक्षा देश के संसाधनों को उचित प्रयोग में सहायक होती है। हमारे देश में जो भी संसाधन मौजूद हैं, इन सभी का सही और उचित उपयोग करना, इसमें भी शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी इसके विकास में सहायक होती है, लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, कौशल के विकास में सहायक होती है। तो मानव विकास में शिक्षा की कई भूमिकाएं हैं। अब इसमें से आप कुछ और पॉइंट भी अपने लिख सकते हो। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन है, एंड एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रोल ह्यूमन डेवलपमेंट एजुकेशन। तो कैसे आप यहां से पढ़ सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा गया है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला है उदारीकरण, फिर निजीकरण और फिर वैश्वीकरण। दोनों ही टर्म्स आपकी अलग अलग हैं, तो एक एक करके सबको समझते हैं। ठीक है, पहले बात करेंगे उदारीकरण की, फिर बात करेंगे निजीकरण की, फिर बात करेंगे वैश्वीकरण की। ओके, तो हमारा सबसे पहला टर्म क्या है, उदारीकरण। अब देखिए जैसा कि नाम से पता चलता है, उदार यानी कि एकदम खुले भावना से। तो उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में कमी, अर्थात जो भी आर्थिक नीतियां हैं उन सभी में जितनी कम गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगा उतना ही उदारीकरण अच्छा रहेगा। इसी हिसाब से भारत में 24 जुलाई 1991 को जब वित्तीय सुधार किए गए, तब आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, यानी कि वैश्वीकरण भी कह सकते हो, आर्थिक उदारीकरण भी कह सकते हो। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब पता चल गया ना, कि जो पहले नियम वगैरह लगे हुए थे ना, ज्यादा कठोर थे, उनको हल कर दिया, बहुत कम कर दिया। दूसरा जाता है निजीकरण। निजीकरण से तात्पर्य यह है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन व नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर देना। निजीकरण का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं इन सभी का प्रबंधन, स्वामित्व, नियंत्रण एक निजी व्यक्ति, निजी समूह को दे देना निजीकरण कहलाता है। ठीक है, फिर ये निजीकरण बेसिकली एक जो देश है वो भी अपना सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण है। जैसे भारत ने 1991 में अपनी जो नई आर्थिक नीति अपनाई थी, इसके तहत उसने आर्थिक उदारीकरण भी अपनाया और साथ ही साथ वैश्वीकरण को भी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आगे बात करते हैं। तो 29 के ये तीनों पॉइंट तो हो ही गए। अब इसमें अथवा में दिया गया है औपनिवेशिक शासन में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण था। तो कृषि जो पिछड़ गई थी औपनिवेशिक शासन में, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, बहुत सारे थे। जैसे कि सबसे पहला कारण यहाँ पे देखो, औपनिवेशिक शासन में कृषि के पिछड़ जाने का सबसे पहला कारण जितनी भी ये प्रथाएं थी, जैसे कि जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। अभी शायद आपको इनके बारे में ज़्यादा पता ना हो, लेकिन जब आप 12th की आपकी जो हिस्ट्री है इसका आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे, और आपकी जो 3rd बुक है इसका चैप्टर नंबर जब आप 10th पढ़ोगे, तब आपको इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में पता चल जाएगा। 10th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, चैप्टर में, तब आपको इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पर टेंशन मत लो बच्चों, हिस्ट्री वगैरह ये जो सब्जेक्ट हो गए ना, इनकी तैयारी करवा दूंगा, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो भी चल रहे हैं, अभी सिचुएशन जो चल रही है वो सब नॉर्मल होने वाली धीरे धीरे। ओके चलो, तो औपनिवेशिक शासन में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी प्रथाएं। दूसरा व्यावसायीकरण का दबाव, अर्थात जो ब्रिटिशर्स थे वो बेसिकली व्यवसाय वाली ही फसलें उगाने देते थे, जैसे कि
नील इत्यादि का उत्पादन। अब नील वगैरह उनके खाने पीने को तो देता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगता था उन पे, ठीक है, ये चीज़। तीसरा, 1947 में 85% से भी अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थी। तो इतना ज़्यादा जब दबाव पड़ेगा तो सिंपल सी बात है, कृषि तो पिछड़ेगी ही। चौथा, देश के विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल में जूट मिल और पूर्वी पाकिस्तान में जो हमारी उत्पादक भूमि थी ये चली गई, ठीक है। एक तो पश्चिम बंगाल में हमारी जूट मिलें चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में क्या नाम है उत्पादक भूमि चली गई, तो ये भारत से दोनों, भारत के लैंड एरिया से दोनों चली गई, तो जो उत्पादन था वो हो नहीं पाया, बहुत दिक्कत हुई इससे, ठीक है। साथ ही साथ विनिर्मित निर्यात में कमी आ गई और आयात में वृद्धि हो गई। जो हम बना के बेचते थे निर्यात, उसमें कमी हो गई और आयात में वृद्धि होने लगी, क्योंकि जब आज़ाद हुआ भारत, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गरीबी वगैरह थी, है ना, ये चीज़ें थी आपकी। ओके, तो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिफाइन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके तीनों को पढ़ लो। ये रही आपकी तीनों इन्फॉर्मेशंस, ये है आपकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद क्या रीजन थे जो हमारी एग्रीकल्चर है इसके बैकवर्ड होने के कॉलोनियल रूल में, ये तो ये पॉइंट है, पढ़ लेना, ठीक है। चलिए